Metals and non-metals. Metals. All those elements which form positive ions by losing electrons are called metals. They have 1, 2, 3 electrons in their valence shell. वो सारे एलिमेंट्स जो फॉर्म करते हैं पॉजिटिव आयंस को अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके, उन्हें हम मेटल कहते हैं। इनके वैलेंस सेल में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो Na हमारा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और Na+ आयन फॉर्म करता है। जब हमारा सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो Na+ आयन फॉर्म करता है। दिस इज अ पॉजिटिव आयन। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सोडियम है वो मेटल है। इसके अलावा अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो कुछ ऐसा होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281, राइट। पहली ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट में वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये मेटल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटालिक लस्टर। Metals have shining surface. Aluminium and magnesium appear white. Gold is yellow. Copper is reddish brown in color. जो मेटल्स होते हैं उनका जो सरफेस होता है वो शाइनिंग होता है, चमकदार होता है। जैसे कि आपने सोना तो देखा ही होगा, सोना जो होता है वो येलो कलर का होता है और चमकदार होता है। नेक्स्ट इज हार्डनेस। दिस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। मेटल्स आर जनरली हार्ड. सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी इजिली कट बाय अ नाइफ। दूसरा इनकी क्वालिटी है हार्डनेस, क्यों मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। ज्यादातर जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं नेचर में, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम उन्हें आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज मेलेबिलिटी। सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर। मेटल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि हम उन्हें थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं, उसको हम मेलेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर। आपको पता है कि गोल्ड और सिल्वर से कई सारे डिजाइन के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ज्वेलरीज बनती हैं, और ऐसा करने के लिए गोल्ड और सिल्वर को बीट करा जाता है थिन शीट्स में, ताकि नए नए डिजाइन बनाए जा सके। सेकेंड प्रॉपर्टी कुछ सिमिलर है, दैट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जो मेटल्स की एबिलिटी होती है कि उन्हें हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको डक्टिलिटी कहते हैं। गोल्ड जो है हमारा वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है। सिल्वर भी डक्टाइल मेटल है, लेकिन गोल्ड हमारा मोस्ट डक्टाइल मेटल है। आपने देखा होगा कि हम गोल्ड से डिजाइन बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की डिजाइन बनाते हैं। उन सारी डिजाइन को बनाने के लिए हम गोल्ड को क्या करते हैं, थिन वायर्स में ड्रॉ करते हैं, ताकि हम आसानी से उसमें से डिजाइन बना सकें। कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो काफी हाई होते हैं, यानी कि इन्हें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है मेल्ट करने के लिए। सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर और जो कॉपर होते हैं वो बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मरकरी इज बैड कंडक्टर ऑफ देम। मरकरी हालांकि एक मेटल है, लेकिन वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को इतने अच्छे से कंडक्ट नहीं करता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। इसका मतलब ये प्रोड्यूस करते हैं साउंड जब ये किसी हार्ड सरफेस से टकराते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई मेटल हार्ड सरफेस से टकराता है, जैसे आयरन है, आप उसको किसी हार्ड सरफेस से अगर हार्ड सरफेस पर हिट करेंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे कि बेल, जैसे कि जो घंटी होती है मंदिर की, वो भी जब हम उसे बजाते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी एंड हैव हाई डेंसिटीज एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, केवल मरकरी को छोड़कर, और इनकी जो डेंसिटी होती है वो भी काफी ज्यादा हाई होती है, केवल सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी को छोड़कर। Chemical properties of metals. First is electropositive. Metals are electropositive in nature as they form positive ions by loss of electrons. For example, अगर हम जानते हैं कि सोडियम हमारा मेटल है। सोडियम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है Na+। इसीलिए जो हमारे मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब मेटल्स हमारे ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। सम मेटल ऑक्साइड्स सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। कुछ हमारे ऑक्साइड्स जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड
एंड जिंक ऑक्साइड, ये शो करते हैं दोनों एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के बिहेवियर को। दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के नाम से जाना जाता है। ऐसे ऑक्साइड्स जो दोनों तरह के बिहेवियर को शो करते हैं उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। When copper is heated in air, it combines with oxygen to form copper second oxide, a black oxide. जब हमारा कॉपर को हम हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो कॉपर हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ब्लैक ऑक्साइड फॉर्म करता है, दैट इज कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। एल्युमिनियम फॉर्म्स एल्युमिनियम ऑक्साइड, जब हमारा एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड्स एंड बेसिस। हमें पता है कि जो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। जब हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा। जब हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा। और जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा AlCl3 प्लस वाटर। जब हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करेगा तो एसिड की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पर जो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये बेस से रिएक्ट कर रहा है। तो एसिड प्लस बेस हमें मिलता क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर। हमें पता है कि जब हमारा एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट साथ में वाटर। सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल बिकॉज ऑफ देयर विगरस रिएक्शंस विद ऑक्सीजन। हमारे जो सोडियम है और पोटेशियम है उनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्योंकि वो बहुत ही तेजी से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही हमारा ऑक्सीजन और पोटेशियम एयर की प्रेजेंस में आते हैं वो बहुत ही तेजी से रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए इन्हें हम केरोसिन में रखते हैं। रिएक्शन विद वाटर, metals react with water and produce a metal oxide and hydrogen gas. Metal oxides that are soluble in water dissolves in it to further form metal hydroxide. But all metals do not react with water. मेटल हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करने के लिए। जो हमारे मेटल्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो फॉर्म करते हैं मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, लेकिन सारे मेटल्स ऐसा नहीं करते। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। हमारा सोडियम और जो पोटेशियम मेटल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं वायलेंटली, बहुत ही तेजी से ठंडे पानी के साथ। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। ये हमारी जो रिएक्शन होती है इतनी ज्यादा वायलेंट होती है और इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम उसे कहते हैं जिस रिएक्शन में किसी भी तरह की एनर्जी रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये इतनी वायलेंट और एक्सोथर्मिक होती है कि हाइड्रोजन जो इवॉल्व हो रहा होता है वो इमीडिएटली फायर को कैच करता है, मतलब वो इमीडिएटली जलने लगता है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। जो रिएक्शन होती है कैल्शियम की वाटर के साथ वो कम वायलेंट होती है। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। इसमें जो हीट इवॉल्व होती है वो सफिशिएंट नहीं होती है कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो फायर को कैच करे, यानी इसमें हमारा हाइड्रोजन नहीं जलता है क्योंकि उतनी ज्यादा हीट रिलीज नहीं होती है, इवॉल्व नहीं होती है। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। इसमें हमारा कैल्शियम जो होता है वो फ्लोट करने लगता है क्योंकि जो बबल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के वो स्टिक कर जाते हैं इस मेटल के सरफेस से। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। It reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen. It also starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface. हमारा जो मैग्नीशियम होता है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये फॉर्म करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये हमारा जो मैग्नीशियम होता है ये भी फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस से भी हाइड्रोजन के बबल्स जो होते हैं वो स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। Metals like aluminum, iron and zinc do not react either with hot or cold water, but they react with steam to form the metal oxide and hydrogen. हमारे मेटल्स जैसे कि एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। स्टीम मतलब भाप के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म करने के लिए। जैसे हमारा एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ, H2O के आगे गैस लिखे होने का मतलब है कि वो स्टीम फॉर्म में है। हमारा एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करने के लिए।
Metals such as lead, copper, silver and gold do not react with water at all. हमें पता है जो हमारे मेटल्स होते हैं जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सारे रिएक्ट ही नहीं करते हैं पानी के साथ, और अच्छा है कि रिएक्ट नहीं करते हैं, वरना हमारी मम्मी लोग अगर सोने की ऑर्नामेंट्स पहनकर पानी की कांटेक्ट में जाती तो वो तो रिएक्ट करके पता ही नहीं क्या फॉर्म कर देते। रिएक्शन विद एसिड्स, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस H2। जब हमारे मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है ऐसा एसिड जिसमें एसिड की मात्रा कम है लेकिन पानी की मात्रा ज्यादा है, उसको हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। जब हमारा मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। Na रिएक्ट्स वॉयलेंटली विद डाइल्यूट HCl। सोडियम जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करता है वॉयलेंटली और फॉर्म करता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस। हमारा जो मैग्नीशियम है वो रिएक्ट्स करता है क्वाइट रेपिडली, बहुत ही जल्दी डाइल्यूट HCl के साथ, और फॉर्म करता है मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। हमारा जिंक जो है वो थोड़ा कम तेजी से रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। तो जब हमारा जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ तो हमें मिलता है जिंक क्लोराइड, साथ में हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस। हमारा आयरन जो है वो रिएक्ट करता है स्लोली, थोड़ा धीरे, डाइल्यूट HCl के साथ, और हमें मिलता है फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3 is a strong oxidizing agent, so H2 gas is not produced when metal react with acids। हमारी जो HNO3 गैस है जो कि नाइट्रिक एसिड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, इसीलिए H2 गैस प्रोड्यूस नहीं होती है जब मेटल रिएक्ट करता है विद एसिड्स के साथ। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। क्या होता है कि हमारी जो HNO3 है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमारा जो हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस ही नहीं होता है जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं HNO3 एसिड के साथ या फिर किसी ऐसे एसिड के साथ जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन फिर भी जो हमारे मैग्नीज है और जो मैंगनीज है वो रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ। मैग्नीशियम और मैग्नीज ये दोनों रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ H2 गैस को इवॉल्व करने के लिए। डाइल्यूट HNO3 का मतलब है कि HNO3 का जो मात्रा होगी, जो नाइट्रिक एसिड की मात्रा होगी वो बहुत कम होगी और पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। Reactions with solutions of other metals. Most reactive metals can displace reactive metal from its salt solution. जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं रिएक्टिव मेटल को उसके ही सॉल्ट सॉल्यूशन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा मेटल ए रिएक्ट करता है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी के साथ, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रही है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मेटल ए जो था वो ज्यादा रिएक्टिव था मेटल बी से, इसीलिए इसने मेटल बी को डिस्प्लेस कर दिया और खुद सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया अपना ही। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखते हैं हमारा जब आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से, अगर हम यहाँ पर रिएक्टिव सीरीज देखें तो हमें समझ में आएगा कि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसीलिए ये जो आयरन है वो कॉपर को इसी के सॉल्यूशन में से, इसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा और खुद फेरस सल्फेट फॉर्म कर लेगा और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। हमारा जो फेरस सल्फेट है वो ग्रीनिश ब्लू होता है और जो हमारा कॉपर है वो रेडिश ब्राउन होता है कलर में जब डिस्प्लेस हो जाता है तब। कॉपर प्लस फेरस सल्फाइड, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस एज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। यहाँ पर कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं लेती है, क्यों? क्योंकि हमारा कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से, वो आयरन को वापस से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, a list of common metals arranged in order of their decreasing reactivity is known as activity series और reactivity series। कॉमन मेटल्स की एक लिस्ट होती है जिन्हें हम अरेंज करते हैं घटती हुई रिएक्टिविटी के क्रम में, कि रिएक्टिविटी क्या है, घटती जा रही है, उसको हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ये रही हमारे पास मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज। हमारा जो पोटेशियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, सोडियम उससे कम रिएक्टिव मेटल है, बेरियम उससे भी कम रिएक्टिव मेटल है, कैल्शियम उससे भी कम रिएक्टिव मेटल है। ये सारे वो मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं। पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन और लेड। ये रहा हमारा हाइड्रोजन। ये सारे वो मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। ये ऊपर वाले वो मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं और ये वो मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, जैसे कि कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। प्लैटिनम हमारा जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को करवाने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बोला गया कि फेरस प्लस कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करवाओ और प्रोडक्ट्स बताइए, साथ में आपसे कहा गया कॉपर प्लस
फेरस सल्फेट को रिएक्ट करवाइए और प्रोडक्ट्स बनाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। जब आपको ये पता होगा तब आप आसानी से कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे, कॉपर डिस्प्लेस हो गया और बचेगा हमारा क्या, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट फॉर्म हो जाएगा। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है आयरन से, तो यानी कि यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, कोई